दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और शानदार कोरियन कोर्ट रूम सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसे साल 2017 में रिलीज किया गया था। कुछ ही दिन पहले जब मैं कंटेंट के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये मूवी दिखी और मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। और वाकई मूवी इतनी अच्छी है कि लास्ट तक आते आते कब से मूवी एक जबरदस्त मोड़ ले लेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत में हम जापान के याकोहामा शहर को देखते हैं, जहां नदी के किनारे दो लोग अपने अपने रास्ते जा रहे होते हैं कि तभी अचानक उनमें से पीछे वाला आदमी आगे वाले आदमी के सर पर इतनी जोर से वार करता है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो आदमी मरे हुए आदमी की लाश पर पेट्रोल डालकर उसे जला देता है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि बीएच लॉ फर्म के दो पार्टनर्स विक्टोरी और हिरोशी अपने असिस्टेंट रॉजर के साथ जेल में एक मर्डर केस के सिलसिले में आते हैं। असल में ये लोग ताकाशी नाम के एक क्रिमिनल से मिलने जा रहे होते हैं, जिस पर रॉबरी और मर्डर का इल्जाम लगाया गया है। हालांकि यहाँ हमें पता चलता है कि ताकाशी ने थॉमस नाम के एक आदमी का मर्डर किया है और साथ ही उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। अब हिरोशी को लगता है कि इस हालत में ताकाशी को फांसी की सजा आसानी से मिल जाएगी, जबकि विक्टोरी उसे बताता है कि ताकाशी हमेशा अपना स्टेटमेंट बदलता रहता है, जिससे वो काफी कंफ्यूज हो गया है कि ताकाशी सच बोल रहा है या झूठ। खैर, तभी हमें ताकाशी को सामने से आता हुआ दिखाया जाता है, जिसे देखते ही हमें पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने मूवी की शुरुआत में मर्डर किया था। अब विक्टोरी ताकाशी से कहता है कि आज के बाद से तुम्हारा केस हिरोशी हैंडल करने वाला है। फिर हमें बताया जाता है कि 30 साल पहले ताकाशी ने इसी तरह एक और आदमी का मर्डर किया था, लेकिन जब वो केस कोर्ट में लड़ा गया तो उस केस के जज असल में इसी हिरोशी के पिता गोसुका थे, जिन्होंने उस वक्त ताकाशी को फांसी न देकर 30 साल की सजा सुनाई थी। और अभी हाल ही में 30 साल पूरे होने पर ताकाशी जेल से बाहर आ गया था और फिर वापस एक दूसरे मर्डर के केस में जेल के अंदर आ गया। खैर, अब हिरोशी ताकाशी से पूछता है, तुमने थॉमस का मर्डर क्यों किया, जबकि तुम उसकी फैक्ट्री में वर्कर का काम करते थे? तो ताकाशी बताता है कि मुझे पैसों की जरूरत थी, ऊपर से मेरे पास बहुत कर्जा था, इसलिए मैंने थॉमस से पैसे मांगे थे, मगर उसने मना कर दिया। हालांकि ताकाशी ये भी बताता है कि थॉमस ने मुझे 1 महीने पहले ही फैक्ट्री में चोरी करने के जुर्म में काम से बाहर निकाल दिया था, लेकिन फिर भी मैं उससे पैसे मांग रहा था ताकि मैं कर्जा चुका सकूं। लेकिन उस रात मैंने बहुत शराब पी थी, इसलिए मुझे होश नहीं था, जबकि मेरा थॉमस को मारने का कोई इरादा नहीं था, पर वो सब नशे और गुस्से में हो गया। तो ये सुनकर विक्टोरी उससे कहता है कि पिछली बार तुमने अलग स्टेटमेंट दिया था कि तुम थॉमस से बदला लेना चाहते थे, इसलिए तुमने ऐसा किया। तो ताकाशी सफाई देता है, मैं कभी कभी बातों को भूल जाता हूँ। तो हिरोशी को याद आता है कि थॉमस की लाश को जलाते वक्त ताकाशी का हाथ भी जल गया था, इसलिए वो उससे पूछता है कि लाश को जलाने के लिए तुम्हें आधे घंटे के अंदर पेट्रोल कहाँ से मिला, क्योंकि पेट्रोल पंप तो काफी दूर था। तो ताकाशी बताता है कि असल में आधे घंटे की दूरी पर एक फैक्ट्री थी और वहीं से मैंने पेट्रोल उठाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ताकाशी हिरोशी को एक लेटर देता है और उससे कहता है कि प्लीज ये लेटर थॉमस की फैमिली को दे देना। खैर, अब हिरोशी विक्टोरी से कहता है कि अगर हम कोर्ट में ये साबित कर दें कि ताकाशी का इरादा सिर्फ रॉबरी का था, मर्डर का नहीं, तो शायद ताकाशी को फांसी से बचाया जा सकता है। लेकिन विक्टोरी को इस केस को जीतने की आशा बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उसका मानना था कि ताकाशी 30 साल पहले भी मर्डर कर चुका है और तब भी उसे कोई सजा नहीं मिली थी। खैर, अब इसी बीच हिरोशी को पता चलता है कि ताकाशी की एक लड़की भी है जो पिछले 30 सालों से उसके संपर्क में नहीं है। इसके बाद अब हिरोशी और उसका असिस्टेंट रॉजर दोनों ही उस मर्डर लोकेशन पर जाते हैं, जहां उन्हें एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है जो लंगड़ाकर चल रही थी, और जैसे ही वो लड़की इन्हें देखती है वैसे ही वो वहां से चली जाती है। अब मर्डर स्पॉट पर जाकर हिरोशी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस जगह क्रॉस का निशान बना हुआ था, जिसे देखकर हिरोशी समझ नहीं पाता कि ये कोइंसिडेंस है या इसे जानबूझकर किया गया है। इसके बाद हिरोशी मर्डर वाली रात के फुटेजेस देखता है जो टैक्सी के डैश कैम से लिए गए थे। तो उसमें उसे रात को 1 बजे ताकाशी टैक्सी में बैठते हुए दिखाई देता है और फिर वो देखता है कि टैक्सी में बैठने के बाद ताकाशी थॉमस का चुराया हुआ वॉलेट निकालता है और फिर उस वॉलेट में आ रही किसी स्मेल की वजह से वो टैक्सी की विंडो खोल देता है। ये देखकर अब हिरोशी एकदम से समझ जाता है कि असल में वॉलेट के अंदर से पेट्रोल की स्मेल आ रही थी, पर यहाँ उसके मन में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर स्मेल क्यों आ रही थी,
क्योंकि अगर कोई चोरी के इरादे से मर्डर करेगा तो वो मर्डर के तुरंत बाद पहले वॉलेट निकालेगा, फिर लाश को जलाएगा। जबकि यहाँ ताकाशी ने पहले थॉमस पर पेट्रोल डाला, बाद में उसने उसका वॉलेट निकाला, जिससे उसके वॉलेट पर पेट्रोल लग गया। यानी इससे साफ हो जाता है कि इरादा मर्डर का था, चोरी का नहीं, बल्कि ताकाशी सच में उसका मर्डर करने आया था। खैर, अब अगले दिन सरकारी वकील मेगन उससे कहती है कि ताकाशी की फांसी पक्की है, जबकि हिरोशी का ध्यान किसी और बात पर था। वो बस ये जानना चाहता था कि आखिर उस मर्डर का असली मोटिव क्या था। इसलिए अब वो फौरन थॉमस के घर जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात उसी अपंग लड़की से होती है जो उसे क्राइम स्पॉट पर दिखी थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो असल में थॉमस की बेटी साकी थी। खैर, अब हिरोशी यहाँ थॉमस की वाइफ मित्सु को ताकाशी का वो लेटर देता है जो उसने थॉमस की फैमिली को देने के लिए बोला था। असल में उसने उस लेटर के अंदर थॉमस की फैमिली से माफी मांगी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि मित्सु अपने पति के मर्डर को लेकर इतनी गुस्से में होती है कि वो ताकाशी को माफ करना नहीं चाहती। इसलिए वो लेटर पढ़ते ही फौरन उसे फाड़ देती है। इसके बाद हिरोशी रॉजर के साथ थॉमस की फूड फैक्ट्री में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि फैक्ट्री में काम करने वाले सभी वर्कर्स किसी न किसी जुर्म में जेल की सजा काट कर आए हैं और कभी न कभी उनका कोई न कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। फिर हिरोशी विक्टोरी से कहता है कि ताकाशी का मर्डर करने के पीछे कुछ और ही मकसद था और उसने जानबूझकर इसे एक चोरी दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर थॉमस का मर्डर करना और उसे जलाना ये सब ताकाशी का प्री प्लान था, तो उसने आखिर पेट्रोल पहले से तैयार क्यों नहीं रखा और क्यों वो रिस्क लेकर आधे घंटे में उस फैक्ट्री से पेट्रोल लेने गया। इस बीच अब विक्टोरी को भी ये नहीं लगता कि सिर्फ नौकरी से निकाले जाने की वजह से ताकाशी ने वो मर्डर किया होगा। तो अब दोनों के सामने ये दिक्कत है कि अगर ये केस लड़ा जाए तो किस बेसिस पर। खैर, अब एक दिन किसी सुपरमार्केट से हिरोशी को फोन आता है कि उसकी बेटी ने सुपरमार्केट में चोरी की है, जिसे सुनकर हिरोशी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी यूका से पूछता है, आखिर तुमने चोरी क्यों की? तो वो बताती है कि मैं आपसे मिलना चाहती थी, मगर आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था, तो मैंने ऐसा कदम उठाया जिस वजह से आप मुझे बचाने के लिए भागे चले आए। तो इस तरह यहाँ हमें पता चलता है कि असल में हिरोशी का डिवोर्स हो चुका है और काम के चक्कर में वो अपनी बेटी को वक्त नहीं दे पा रहा। खैर, अब वो अपनी बेटी को वार्न करके वहाँ से चला जाता है और प्रॉमिस करता है कि हम जल्दी ही छुट्टी मनाने बाहर चलेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये तीनों ताकाशी से मिलने फिर से जेल जाते हैं। अब मिलने से पहले विक्टोरी शर्त लगाने लगता है कि आज ताकाशी एक और नया स्टेटमेंट देगा। और फिर अब जैसे ही ताकाशी आता है तो विक्टोरी उसे एक मैगजीन दिखाता है जिसमें ताकाशी का इंटरव्यू छपा है जो उसने पिछले हफ्ते एक जर्नलिस्ट को दिया था। अब उस इंटरव्यू में ताकाशी ने कहा होता है कि थॉमस की वाइफ मित्सु ने उसे अपने पति का मर्डर करने की सुपारी दी थी क्योंकि उसे थॉमस के इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे जो थे 80 मिलियन। अब ये खबर पढ़कर बाकी सभी के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो विक्टोरी उससे पूछता है कि ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो हिरोशी इस बात को कंफर्म करने के लिए ताकाशी का बैंक स्टेटमेंट मांगता है, जिससे इन लोगों को पता चलता है कि थॉमस के मर्डर के 1 महीने पहले मित्सु के अकाउंट से ताकाशी के अकाउंट में 5 लाख येन ट्रांसफर हुए थे। यानी ताकाशी ने थॉमस का मर्डर मित्सु के कहने पर किया था। इस तरह अब केस में नया मोड़ आ जाता है, लेकिन इस तरह के मर्डर करने की सजा भी फांसी ही है। तो अब यही सोचकर हिरोशी ताकाशी से पूछता है कि मित्सु ने तुम्हें मर्डर करने के लिए फोन पर कहा था या वो पर्सनली तुमसे मिलने आई थी, जिस पर ताकाशी बताता है कि उसने फोन पर मैसेज किया था। तो ये सुनकर अब हिरोशी फैसला करता है कि मर्डर कॉन्स्पिरेसी के बेसिस पर अब ये केस लड़ा जा सकता है। जबकि ये खबर जब बाहर जाती है तो मित्सु मीडिया से कहती है कि ताकाशी झूठ बोल रहा है और खुद को बचाने के लिए ये कहानी रच रहा है। खैर, अब हिरोशी को लगता है कि अगर ये साबित कर दिया जाए कि ताकाशी और मित्सु के बीच में संबंध थे जिसके चलते थॉमस का मर्डर हुआ, तो ताकाशी की फांसी बच सकती है, क्योंकि फिर मर्डर में उसके साथ मित्सु भी उसकी साथी बन जाएगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत है और वो ये कि ताकाशी ये बोलने के लिए तैयार नहीं होता। इस तरह हम देखते हैं कि अब इस मर्डर का मोटिव रॉबरी से बदलकर इंश्योरेंस और इंश्योरेंस से बदलकर रिलेशनशिप पर आ जाता है। खैर, अब पिटीशन फाइल करने के लिए जज प्रोसिक्यूटर और डिफेंस दोनों वकीलों को बुलाता है, जिसके बाद सरकारी वकील मेगन जज से कहती है कि ताकाशी का ये नया स्टेटमेंट बेबुनियाद है
क्योंकि ऑलरेडी 30 साल की सजा काट चुका मुजरिम एक खानदानी औरत पर इल्जाम लगा रहा है जिसका कोई सबूत नहीं है। इसके बाद हिरोशी जज से कहता है कि वो कोर्ट में मित्सु और उसकी बेटी साकी को क्रॉस एग्जामिन करना चाहेगा। साथ ही वो बताता है कि मैं ताकाशी की बेटी मेघा को भी कोर्ट में लाने की सोच रहा हूँ। तो जज इसके लिए मान जाता है। फिर अब हिरोशी ताकाशी के घर जाता है, जहाँ वो घर की मालकिन को मित्सु का फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये औरत कभी यहाँ आया करती थी। तो वो मालकिन बताती है कि ये औरत तो कभी नहीं आई, मगर एक लड़की ताकाशी से मिलने के लिए अक्सर आया करती थी जो पैर से अपंग है। तो ये सुनकर हिरोशी समझ जाता है कि वो असल में थॉमस की बेटी साकी की बात कर रही है। लेकिन अब ये सुनकर वो और क्यूरियस हो जाता है कि आखिर साकी ताकाशी से मिलने क्यों आती थी। फिर हिरोशी को पता चलता है कि ताकाशी ने 2 पालतू पक्षी पाले थे, मगर वो मर गए, जिसके बाद ताकाशी ने उनको नीचे दफन कर दिया। फिर जब हिरोशी उस जगह पर जाता है तो उसे दिखता है कि ताकाशी ने वहाँ बिल्कुल वैसा ही क्रॉस बनाया था जैसा उस वक्त क्राइम सीन पर था। इसलिए जब हिरोशी उस जगह को खोदता है तो वहाँ उसे सिर्फ एक पक्षी का स्केलेटन मिलता है, जबकि दूसरे का स्केलेटन वहाँ से गायब होता है, जिसे देखकर हिरोशी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो जेल जाकर सीधा ताकाशी से मिलता है और उससे इस बारे में पूछता है कि जब आखिर पक्षी 2 थे तो वहाँ एक का ही स्केलेटन मौजूद क्यों था। तो ताकाशी उसे बताता है कि एक मर गया और दूसरे को उसने आजाद कर दिया, लेकिन बाहर इतनी ठंड में वो भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाया। अब हिरोशी उससे कहता है कि तुमने मर्डर के 1 दिन पहले उसे आजाद किया, क्योंकि मर्डर के बाद तुम्हें जेल होने वाली थी, जिस वजह से तुम्हें पता था कि तुम्हारे पकड़े जाने के बाद वो बिना देखभाल के मर जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने उस महीने का रेंट भी एडवांस में घर की मालकिन को दे दिया था, यानी वो मर्डर का प्लान तुमने पहले से किया था। इस पर ताकाशी बताता है कि मैं भविष्य को देख लेता हूँ, अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। फिर इस तरह जब ताकाशी कांच के पीछे से हिरोशी के हाथ को छूता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारी एक बेटी है जो अपने पिता के प्यार के लिए तरस रही है। अब ये सुनकर एकदम से हिरोशी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ताकाशी को ये कैसे पता। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हिरोशी थॉमस की बेटी साकी पर नजर रखने लगता है, क्योंकि मकान मालकिन ने बताया था कि वो अक्सर ताकाशी के घर जाकर मिला करती थी। इस बीच रॉजर से उसे पता चलता है कि फैक्ट्री की छत से नीचे गिरने की वजह से साकी के पैर की हड्डी टूट गई थी, मगर वो एक्सीडेंट था या खुद को मारने की कोशिश, ये कोई नहीं जानता। इसके बाद हिरोशी जब अपने ऑफिस आता है तो हम देखते हैं कि उसके डैडी गोसुका उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जो कि 30 साल पहले ताकाशी के केस में जज थे। इसके बाद वो उस पुराने केस की डिटेल्स हिरोशी को देते हैं और फिर रात को वो हिरोशी से कहते हैं कि मुझे 30 साल पहले के अपने उस जजमेंट पर अफसोस हो रहा है, क्योंकि अगर उस वक्त मैं ताकाशी को फांसी दे देता तो आज थॉमस का मर्डर नहीं होता। इसके बाद हिरोशी रॉजर के साथ मिलकर ताकाशी की बेटी मेघा को ढूंढने होकाइडो जाता है, जो कि ताकाशी का होम टाउन था। अब 30 साल पहले उस क्राइम को जिस डिटेक्टिव ने हैंडल किया था, हिरोशी सबसे पहले उससे जाकर मिलता है। फिर उससे हिरोशी को पता चलता है कि 30 साल पहले उस वक्त कई फैक्ट्रियां बंद हुई, जिससे बेरोजगारी बढ़ी और ताकाशी की भी नौकरी चली गई। इसी बीच उसे उसकी बेटी मेघा के पैर के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी, तो उसने एक गुंडे से पैसे उधार लिए। इसके बाद जब वो पैसे समय से नहीं दे पा रहा था तो उस गुंडे ने पैसे वसूलने के लिए मेघा के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, जिस वजह से ताकाशी ने उसका मर्डर कर दिया। और इस तरह उस वक्त उस केस को कोर्ट में रिवेंज के बेसिस पर लड़ा गया, जिसकी वजह से ताकाशी की फांसी टल गई। फिर वो डिटेक्टिव आगे बताता है कि वैसे तो ताकाशी भला आदमी है, लेकिन तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया और आज वो इस सब में फंसा हुआ है। इसके बाद हिरोशी को उस डिटेक्टिव से ताकाशी की बेटी का पता मिलता है, जो कि एक पब में काम करती थी। इसलिए अब हिरोशी उससे सीधा पब में मिलने जाता है। अब यहाँ पर मेघा का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि मेघा तो टोक्यो गई है और वो अपने कातिल पिता से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, बल्कि वो तो उल्टा ये चाहती है कि उसके क्रिमिनल पिता को फांसी हो जाए। फिर हिरोशी ये बात ताकाशी से शेयर करता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे बारे में ये सोचती है, इसलिए मैं उसको गवाही के लिए बुलाने वाला हूँ। तो ताकाशी इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को विटनेस की तरह कटघरे में खड़ा किया जाए। अब हिरोशी को लगने लगता है कि अगर कोर्ट में ताकाशी के कैरेक्टर को सुधार कर पेश किया जाए तो उसे फांसी से बचाया जा सकता है, क्योंकि पहला मर्डर उसने अपनी बेटी के खातिर किया था। लेकिन ताकाशी हिरोशी से कहता है कि मुझे थॉमस के मर्डर करने का अफसोस नहीं है
और मेरे हिसाब से थॉमस मौत ही डिजर्व करता था, क्योंकि ऐसे लोगों को मारना ही एकमात्र सॉल्यूशन था। अब ये सुनकर हिरोशी को शक होने लगता है कि मर्डर के पीछे कोई और वजह है, क्योंकि ताकाशी की बातें उसके मन में डाउट क्रिएट कर रही होती हैं। वो सोचता है कि कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसमें कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से उन्हें मर्डर जैसा गलत काम करना पड़ता है, और शायद ताकाशी भी ऐसे ही किसी सिचुएशन का शिकार हुआ होगा। खैर, अब हिरोशी साकी से जाकर मिलता है, जहां वो उसे बताती है कि वो ताकाशी से मिला तो करती थी, लेकिन वो उसे अपनी बेटी की नजर से देखता था। इसके बाद हिरोशी साकी को बताता है वो इसलिए क्योंकि उसे तुम में उसकी बेटी मेघा नजर आती थी, जिसने उससे रिश्ता तोड़ दिया है, और चूंकि वो भी एक पैर से तुम्हारी तरह अपंग थी, इसलिए उसके मन में तुम्हारे प्रति लगाव था। तो ये सुनकर साकी इमोशनल होती है और वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर हिरोशी समझ जाता है कि असली परत धीरे धीरे खुल रही है। खैर, अब शाम को हम देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के लोग पॉलिसी क्लेम को लेकर मित्सु को परेशान करते हैं, लेकिन वो उन्हें अवॉइड करती रहती है। फिर यहाँ हम नोटिस करते हैं कि मित्सु को तो इंश्योरेंस के पैसे की पड़ी है, और साथ ही हमें माँ बेटी दोनों की बातों से पता चलता है कि थॉमस के मर्डर की असली वजह उन दोनों को पता है। इसी बीच मित्सु साकी से कहती है कि सच्चाई अगर दुनिया के सामने आई तो हमें ये फूड फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, जिस पर साकी उससे कहती है कि फ्रॉड करके कंपनी चलाने से बेहतर है उसे बंद कर दिया जाए। लेकिन अब मित्सु साकी को वार्न करती है कि कोर्ट में तुम अपना मुंह बंद रखना, इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताकाशी की वजह से हिरोशी का मन थोड़ा चेंज होता है, जिस वजह से वो अपनी बेटी यूका के लिए वक्त निकालने का फैसला करता है, जिससे वो भी सरप्राइज्ड हो जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हिरोशी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे वैसे ही नफरत करे जैसे ताकाशी की बेटी उससे करती है। खैर, अब अगले दिन हिरोशी ताकाशी से मिलता है और उससे कहता है कि सरकारी वकील तुम पर ये इल्जाम लगाएंगे कि थॉमस का मर्डर एक रॉबरी मर्डर है, तो तुम्हें उससे साफ इनकार करना है, और हमें लास्ट तक यही मुद्दा रखना है कि मित्सु ने तुम्हें थॉमस का मर्डर करने को कहा था। लेकिन तभी ताकाशी उससे ऐसा कुछ कहता है जिससे हिरोशी का दिमाग चकरा जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरी इस मित्सु वाली स्टोरी में कोई सच्चाई है? फिर वो हिरोशी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है थॉमस के मर्डर के पीछे असली वजह क्या हो सकती है, और मैंने थॉमस को क्यों मारा? क्या तुम सच्चाई जानना नहीं चाहते? इस पर हिरोशी उससे कहता है कि मर्डर तो तुमने किया है, इसलिए तुम ही बताओ कि मर्डर के पीछे की असली वजह क्या है। तो अब ताकाशी हिरोशी से कहता है, तुम्हें पता है ना, मेरे पास 2 पक्षी थे और मर्डर के कुछ दिन पहले उनमें से एक बीमार हो गया था, तो मैंने उसे मार दिया और दफन कर दिया, जबकि दूसरे को मैंने आजाद कर दिया। असल में मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बीमार पक्षी की वजह से दूसरा भी बीमार होकर मर जाए। आखिर हर एक को अपनी जिंदगी जीने का हक है। फिर ताकाशी आगे बताता है कि मेरे माँ बाप और यहाँ तक कि मेरी पत्नी की भी जल्दी ही मौत हो गई, उन्हें तकदीर ने मारा, जिसके बाद मैं अपनी बेटी की परवरिश के लिए पीछे जिंदा रह गया। हर कोई पहले से नसीब लिख कर आता है, इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन हमारी जिंदगी का फैसला हमारे हाथों में होना चाहिए, किसी जज के हाथ में नहीं, है ना? इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाता है, जहां ताकाशी के ऊपर थॉमस को लूटकर उसकी हत्या करने का इल्जाम लगाया जाता है। तो ताकाशी अब खुद पर लगे इल्जामों से इनकार कर देता है और कहता है कि मित्सु के कहने पर ही मैंने थॉमस की हत्या की थी। अब हिरोशी कोर्ट के सामने मित्सु के मोबाइल का वो मैसेज दिखाता है जो थॉमस के मर्डर के 2 हफ्ते पहले किया गया था, जिसमें यही लिखा होता है कि मैं चाहती हूँ थॉमस मरे। हालांकि मित्सु कोर्ट में यही कहती है कि मैंने वो मैसेज नहीं किया और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद अब हिरोशी उससे पूछता है कि अगर ऐसा नहीं है तो उसने मर्डर के 1 हफ्ते पहले ताकाशी के अकाउंट में 5 लाख क्यों ट्रांसफर किए? तो मित्सु बताती है कि मेरा बैंक अकाउंट थॉमस हैंडल करता था, तो उसी ने मेरे अकाउंट से ताकाशी के अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर किया होगा, लेकिन इसके पीछे की वजह मैं नहीं जानती। फिर हिरोशी मित्सु से कहता है, तुमने ताकाशी को प्रॉमिस किया था कि अगर वो थॉमस को मारता है तो तुम उसे इंश्योरेंस के पैसे में से 10 मिलियन दोगी, जिस पर मित्सु कहती है कि ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया। और फिर हम नोटिस करते हैं कि ये सब सुनकर वहाँ बैठी साकी डिस्टर्ब हो जाती है। अब कोर्ट के बाद वो हिरोशी के ऑफिस में जाती है, जहाँ वो हिरोशी और विक्टोरी से कहती है कि वो मैसेज असल में उसने किया था। साकी आगे बताती है कि उसके और ताकाशी के बीच में बाप बेटी जैसा रिश्ता बन गया था, तो उसने ताकाशी को वो राज की बात बताई जो उसने कई सालों से दिल में दबा कर रखी थी। तो इस तरह अब वो एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि थॉमस यानी मेरा पिता मेरे ऊपर दुराचार करता था और मुझे समय समय पर अब्यूज करता था, जबकि मित्सु ये सब जानती थी, लेकिन फिर भी वो अपने पति के खिलाफ जाने की बजाय चुप रही।
और यही वजह थी कि ताकाशी ने साकी के खातिर थॉमस का मर्डर किया था। फिर विक्टोरी उससे पूछता है कि क्या विटनेस बॉक्स में आकर तुम ये सब बता पाओगी ताकि हम ताकाशी की फांसी को बचा पाएं। तो साकी इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर वो आगे बताती है कि थॉमस के अत्याचारों से तंग आकर उसने फैक्ट्री की छत से कूदकर खुद को मारने की कोशिश भी की थी, मगर इसमें सिर्फ उसका एक पैर ही टूटा, जबकि वो बच गई। ये सब सुनकर हिरोशी साकी से कहता है, भरे कोर्ट में तुमसे काफी नाजुक सवाल पूछे जाएंगे, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो साकी उससे हाँ कह देती है। फिर हिरोशी साकी से पूछता है कि अचानक तुमने ये सब कहने का फैसला क्यों किया? तो साकी कहती है कि मैं अपनी माँ की तरह चुप रहना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने देख लिया कि चुप रहने से कोई फायदा नहीं होता। खैर, अब दूसरे दिन हिरोशी ताकाशी से मिलता है और उससे कहता है कि साकी ने मुझे सब सच्चाई बताई है और कोर्ट में आकर वो गवाही देने के लिए भी तैयार है। तो ये सुनकर ताकाशी एकदम से शॉक्ड हो जाता है। अब हिरोशी ताकाशी से कहता है कि तुम साकी को अपनी बेटी मानने लगे थे और 30 साल पहले तुमने जो अपनी बेटी के लिए किया वही इस बार साकी के लिए किया, है ना? तो ताकाशी हंसकर कहता है कि साकी सरासर झूठ बोल रही है, जिस पर हिरोशी पूछता है कि आखिर वो तुम्हें बचाने के लिए इतना झूठ क्यों बोलेगी और तुम्हारे कहने पर तुम्हारा बॉस थॉमस इतनी रात नदी किनारे क्यों आएगा, जबकि मेरे हिसाब से साकी के कहने पर वो जरूर आएगा। अब ताकाशी कहता है कि ये थॉमस की मजबूरी थी जो वो मेरे कहने पर नदी किनारे आया। इस तरह अब वो हिरोशी के सामने एक बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है कि थॉमस अपनी फूड फैक्ट्री में मिलावट करके फूड प्रोडक्ट बनाता था और उन पर ब्रांडेड कंपनी के रैपर लगाकर उन्हें मार्केट में सप्लाई करता था, जिसमें मैं उसका साथ देता था। इसलिए उसने फैक्ट्री में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले वर्कर्स रखे थे और उसी के लिए उसने मुझे वो 5 लाख दिए थे और उसने मुझे फैक्ट्री से नहीं निकाला, बल्कि रात को हमारा ये काला धंधा चलता था। इसलिए कुछ जरूरी डिस्कशन पर हम नदी किनारे अक्सर आकर डिस्कस किया करते थे। अब हिरोशी उससे पूछता है, एक पिता अपनी लड़की पर दुराचार करता था और ये बात तुम नजरअंदाज करते थे, ये बात तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाती। तो ताकाशी ये सुनकर एकदम से चुप हो जाता है और फिर कहता है कि हाँ, मैंने थॉमस का मर्डर नहीं किया, मगर सच्चाई यहीं तक रहे तो बेहतर है। और वैसे भी हालात ऐसे हैं कि अगर मैं ये बात कहूँगा भी तो भी कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मुझे याद है कि विक्टोरी ने भी यही कहा था कि अगर मैं कन्फेस करूंगा तो मुझे जेल होगी और अगर मैं अपोज करूंगा तो मुझे फांसी होगी। इसलिए उस लड़की की बदनामी से तो मुझे जेल जाना मंजूर है और वैसे भी मैं दुनिया से उकता गया हूँ, कम से कम जेल में मुझे सुकून मिलेगा। इसलिए अब तुम कम से कम मुझ पर बिलीव करो। इसके बाद हिरोशी ताकाशी से कहता है कि मैं वकील हूँ और सच्चाई जानने के बावजूद मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में नहीं सड़ा सकता। जिस पर ताकाशी हिरोशी से कहता है, कुछ भी हो जाए, सच्चाई कोर्ट के सामने नहीं आना चाहिए, फिर चाहे मैं फांसी पर चढ़ूं या नहीं। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस आने के बाद हिरोशी विक्टोरी से कहता है कि ताकाशी के बेगुनाह होने का कोई विटनेस भी नहीं है और अगर वो इस बार सच बोल रहा है तो एक चीज और साफ है कि साकी झूठ बोल रही है। खैर, अब दूसरे दिन हिरोशी कोर्ट में आता है तो वहाँ साकी उसका इंतजार कर रही होती है। अब वो साकी से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे कहने पर ताकाशी ने थॉमस का मर्डर किया था, मगर ताकाशी का कहना है कि उसने मर्डर किया ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि वो इल्जाम को अपने सर पर लेकर असल में तुम्हें बचा रहा है, यानी वो मर्डर तुमने किया है। तो इस पर साकी हिरोशी से कहती है कि वो विटनेस बॉक्स में आकर कोर्ट को सच्चाई बताना चाहेगी। इसके बाद अब सुनवाई शुरू होती है और साकी को विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाता है। फिर यहाँ सरकारी वकील मेगन साकी से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि रॉबरी के इरादे से ताकाशी ने तुम्हारे पिता का मर्डर किया था? तो साकी कहती है, मैं बस इतना जानती हूँ कि ताकाशी पैसे के लिए मेरे पिता को नहीं मार सकता और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसको मौत की सजा ना हो। इसके बाद ताकाशी कोर्ट से कहता है कि थॉमस ने मुझे नौकरी से निकाला, जिसकी वजह से मैं उससे गुस्सा था और इसलिए मैंने फैक्ट्री के नीचे ही थॉमस से उसका वॉलेट छीन लिया, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया, इसलिए मुझे मर्डर का आरोप मंजूर नहीं है। इस तरह अब अचानक ताकाशी अपना स्टेटमेंट बदलकर जज से कहता है कि सरकारी वकील मेगन ने मुझसे कहा कि अगर मैं ये जुर्म कबूल कर लूंगा तो मुझे फांसी नहीं होगी, लेकिन जब मैंने मर्डर किया ही नहीं तो मैं जुर्म क्यों कबूल करूंगा? अब चाहे कोर्ट विश्वास करे या ना करे, पर मैंने थॉमस का मर्डर नहीं किया। इसके बाद अब जज दोनों वकीलों को अपने चैम्बर में बुलाकर पूछता है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि जूरी ने तो ताकाशी को मुजरिम करार दिया है। अब यहाँ पर विक्टोरी और मेगन चाहते थे कि जज अपना फैसला सुनाए, जो भी उन्हें ठीक लगे। तो इस पर अब जज कोर्ट में अपना फैसला सुनाता है कि बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज करने, सरकारी वकील पर झूठा आरोप लगाने
और जुर्म से बचने के लिए बिना किसी सबूत के विक्टिम की वाइफ को इन्वॉल्व करने से लेकर एक्यूज्ड की मर्डर हिस्ट्री और उसका अपने जुर्म को ना मानना, इन सभी कारणों को देखते हुए जज ताकाशी को रॉबरी और मर्डर के जुर्म में मुजरिम मानती है और उन्हें फांसी की सजा सुनाती है। अब ये सुनकर ताकाशी के चेहरे पर अजीब सा सुकून होता है, जैसे उसे यही चाहिए था। इसके बाद ताकाशी हिरोशी के पास जाकर उसको आखिरी बार थैंक यू कहता है और फिर वो वहाँ बैठी साकी से बिना कुछ कहे जेल की तरफ निकल जाता है। फिर साकी से हमें पता चलता है कि उस रात असल में साकी ही थॉमस को लुभाकर नदी किनारे ले गई थी, जहाँ ताकाशी ने पहले थॉमस को बेहोश किया और फिर साकी ने थॉमस पर रेंच से वार करके उसे मार डाला और फिर उस पर पेट्रोल डालकर जला दिया। अब प्रेजेंट में साकी हिरोशी से कहती है कि आज मुझे पता चला कि इंसाफ नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। फिर दूसरे दिन हिरोशी ताकाशी से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुमने जानबूझकर फांसी क्यों स्वीकार की, क्योंकि अगर तुम जुर्म मानते तो तुम्हें उम्र कैद होती। आखिर तुम्हें केस को आखिरी में बेकार करने की जरूरत क्या थी? तो ताकाशी उससे कहता है कि मुझे डर लग रहा था कि प्रेशर की वजह से साकी कोर्ट को सच्चाई न बता दे, और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे उसकी बदनामी मंजूर नहीं थी, मैंने अपनी बेटी को अपनी हरकतों की वजह से खो दिया था, इसलिए अब मैं अपनी बेटी जैसी साकी को ऐसे नहीं देख सकता था। इस तरह अब ताकाशी हिरोशी से कहता है, मुझे लगा था कि मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब मुझे लगता है कि चलो इस बहाने मैं किसी के काम तो आया। पहले मैंने अपनी एक बेटी के लिए 30 साल जेल काटी और अब अपनी दूसरी बेटी के लिए फांसी चढ़ने जा रहा हूँ, जबकि ना तो पहला मर्डर मैंने किया था और ना ही दूसरा मर्डर मैंने किया। हाँ, लेकिन ये तीसरा मर्डर मैंने जरूर किया है और वो है खुद को ये सजा दिलवाना। आखिर ये भी खुद का मर्डर ही तो है। अब हिरोशी उसकी बातों को सुनकर हैरानी से देखता रहता है कि कोई आदमी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिरोशी रोड के चौराहे पर आकर खड़ा होता है और अब वो यही सोचने लगता है कि जिंदगी ऐसी ही है। हमारे सामने कई रास्ते होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से सही रास्ता चुनना इतना आसान नहीं जितना हमें लगता है, क्योंकि क्या पता कौन सा रास्ता हमें कहां ले जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।